हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है वन शॉट सीरीज 2 में, जिसमें आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडिगो गोइंग पैलेस माई मदर द 66 एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम। तो इस पूरे चार चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे आज वन शॉट सीरीज 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वन शॉट सीरीज होने वाली है, सेकंड पार्ट होने वाला। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए थे, ये सेकंड सीरीज होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो इंडिगो पहला चैप्टर होने वाला है। तो इंडिगो में किसकी बात की गई है? इस इंडिगो में बात की गई है महात्मा गांधी जी के स्ट्रगल के बारे में, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं और कैसे वो चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जो कि 1916 में चालू होता है। कैसे वो लोग पैसे बचा के लाते, रिफंड लाते, पूरी स्टोरी की बात करते हैं। तो चलिए इंडिगो की समरी को समझते हैं। तो दिस स्टोरी सेट इन 1916 की स्टोरी है, वेयर गांधी जी स्टेप्स ऑफ द हेल्प द वन जॉब पुअर प्लीजेंट ऑफ द चंपारण। मतलब ये होता क्या है, जो हमारे ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश जानते हैं कि एक इंडिगो क्रॉप है, इंडिगो क्रॉप को नील भी बोलते हैं, ठीक है। ये कपड़ों को नीला करने, कलर करने के काम में आती है। तो पहले तो ये इंडिया के लोगों से कहते हैं कि अपनी जो लैंड है उसमें 15% में ये जो इंडिगो है इसको उगाओ और हमको एज अ रेंट ये क्रॉप दे दो। रेंट के तौर पे हम ये क्रॉप ले लेंगे, बट इन उगाने में कोई दिक्कत नहीं है। विलेजर्स को क्या दिक्कत होगी, फार्मर्स को क्या दिक्कत होगी, पर जो इंडिगो थी ना, वो काफ़ी एक हैवी क्रॉप थी, जो लैंड की फर्टिलिटी को सबसे ज़्यादा ले लेती थी। और फर्टिलिटी ले लेती थी तो क्रॉप ख़राब हो जाती थी, मतलब फिर उस जगह पर कुछ नहीं उग पाता था। आगे 15%, फिर आगे 15%, फिर आगे 15%, बढ़ता बढ़ता पूरा फिर वो लैंड ख़राब हो जाता था। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, ब्रिटिश को पता चलता है कि जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो मिली है, तो वो उससे लेने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं, ब्रिटिश को तो जानती थी कि आप हमेशा इंडिया से ही मान लिया है, तो वो सोचते थे कि अब इंडिया को जा रहे हैं, मतलब जाते समय भी लूटते हुए जाएं। तो वो इंडिया से, मतलब फार्मर से कहते हैं कि चलिए 15% मत उगाइए, हमको कुछ कंपनसेशन दे दीजिए, कुछ अमाउंट लेते हैं, है। और भोले भाले इंडिया की जनता उनको कंपनसेशन अमाउंट दे देती है। बाद में थोड़े दिनों बाद जो पता नहीं था वो कंपनसेशन दे देते हैं। थोड़े दिनों बाद ये खबर फैलती है, तब जाके पता लगता है कि ये लोग तो सिंथेटिक इंडिगो ले रहे हैं जर्मनी से, ऐसा कुछ नहीं, हमारे ऊपर ही भला करके हमारा पैसा ले गए। इसके बाद गांधी जी एक मूवमेंट करते हैं जिसको चंपारण कहते हैं। तो इस मूवमेंट में राजकुमार शुक्ला एक मीटिंग अरेंज करते हैं गांधी जी की, जहाँ से वो ट्रेन में जाते हैं पटना इन बिहार। आफ्टर राजकुमार एक मीटिंग फिक्स करते हैं, साथ वो लोग कोर्ट में जाते हैं गांधी जी के साथ, इतने लोग सपोर्ट में रहते हैं। तो आखिरी में डर के वो लोग इस मूवमेंट पे हाँ कर देते हैं और कुछ अमाउंट रिफंड कर देते हैं। तो इस स्टोरी में बस यही बताया गया है कि कैसे गांधी जी देश के गरीब लोगों के साथ खड़े रहते थे, कैसे उन्होंने मूवमेंट किया और गांधी जी के क्या रूल्स हैं। कंक्लूजन ऑफ इंडिगो की बात करें तो सम ऑफ इंडिगो समरी विल लर्न हाउ गांधी जी डिड मियरली हेल्प इन फीडिंग इंडिया बट ऑलवेज वर्किंग फॉर अ बेटर सेटलमेंट ऑफ कोर्टमेंट। मतलब गांधी जी कैसे काम किया करते थे भारत के लिए, कैसे उन्होंने अच्छे मूवमेंट चलाए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखा करिए, पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ा करिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ द लैंड ऑफ चंपारण। चंपारण में सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन से उगाने के लिए कहा जा रहा था? चीफ जो इंडिगो, तो मेन क्रॉप थी इंडिगो, और कॉटन और व्हीट की और राइस की तो बात ही नहीं करेगी। हु अरेंज द मीटिंग किसने अरेंज करी थी जिसके साथ बिहार और वहाँ पटने की बात हुई थी? अभी मैंने क्या बोला था, राजकुमार शुक्ला जी ने मीटिंग को अरेंज किया था, तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला। व्हाट डिड गांधी प्रोवाइड द प्रेजेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस फेयर टू फाइट। मतलब वो क्या करने गए थे वहाँ पर, लड़ाई करने गए थे या ह्यूज फीस भी नहीं मालूम, लेने तो फीस गए थे पर वहाँ पर लड़ाई थोड़ी ना करने गए थे, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा हेल्थ एंड हाइजीन के लिए नहीं गए थे, सेल्फ सफिशिएंस सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने नहीं गए थे, काउंसलिंग करने गए थे कि हमारा पैसा वापस दो। हाउ डिड गांधी मैनेज टू गेट जस्टिस फ्रॉम अ पीजेंट। जस्टिस कैसे लिया था उन्होंने, कैसे? बाय ऑफ अ ईयर लॉन्ग फाइट विद द पीजेंट, ठीक है। अब चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि गोइंग प्लेस होने वाली है। इस स्टोरी को लिखा है A.R. बार्टन ने, और इस स्टोरी में हम लोग बताते हैं कि ड्रीम ऐसे देखनी चाहिए जो पॉसिबल हो, बिन बातों के ड्रीम नहीं देखनी चाहिए। एक कहावत है कि चद्दर इतनी फैलाओ जितने पैर उतने फैलाओ जितनी चद्दर हो, ये कहावत है। तो ऐसे ही है, पर यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही पैर फैले हुए हैं, ठीक है। अब इस स्टोरी की क्या है पूरी बात समझते हैं। तो एक टीनेजर गर्ल होती है जिसका नाम सोफी होता है, और ये गर्ल काफ़ी ओवर थिंकिंग करती है, काफ़ी कुछ सोचती, काफ़ी कुछ सपने देखती, खुली आंखों से सपने देखती कि कोई हीरो आएगा, मुझे घोड़े पे बैठा के ले जाएगा। मतलब ये स्टोरी नहीं देखती, मतलब एक मैंने एग्जाम्पल के लिए कह दिया। तो ये जो गर्ल है एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। इसके पूरा खानदान बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है, ठीक। आ स्टोरी बीइंग बाय टेलिंग द रीडर अबाउट अ टीनेज गर्ल जिसका नाम सोफी है। बीइंग अ नॉर्मल टीनेजर सी इज ऑल्सो गेट अ मैनी फैंटेसीज एंड ड्रीम, उसके भी काफ़ी सारे फैंटेसीज और ड्रीम्स है। सोफिया बिलोंग्स अ लोअर मिडिल फैमिली दैट स्ट्रगल विद द फाइनेंस, हाउएवर शी ड्रीम्स टू ओन बुटीक। वन डे एक दिन वो अपने दोस्त के साथ लौट रही होती है, तो वो अपनी दोस्त से कहती है
कि मैं अपना खुद का बुटीक खोलूँगी पूरे टाउन में, जो कि सबसे बड़ा बुटीक होगा, और वगैरह वगैरह, कि मैं अगर बुटीक नहीं खोल पाई तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी, एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो मैं एक मैनेजर बन जाऊँगी। मतलब उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे, और उसकी दोस्त जानती थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फाइनेंस, हाउएवर शी ड्रीम्स ओन बुटीक वन डे, फर्दरमोर शी ऑलमोस्ट ड्रीम ऑफ द बिकमिंग एन एक्टर एंड फैशन डिजाइनर सिमिलर जेंसी। जेंसी कौन थी? जेंसी उसकी दोस्त थी, सोफ़ी की जेंसी दोस्त थी। जेंसी एक काफ़ी प्रैक्टिकल लड़की थी, लेवल हैंडेड थी, वो जानती थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है नहीं, बातें बड़ी बड़ी बात राजा जैसी, और काम गंगू तेली वाले, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना। जेंसी डज नॉट हैव एनी फैंटेसीज, उसकी थी नहीं। सी ट्राइज टू बेस्ट हेल्प सोफिया, सोफिया की हमेशा मदद करना चाहती थी, सोफिया को सही समझाती थी कि बहन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो तुम सपने देख रही हो नहीं सकते। पर सोफिया तो अलग ही अपने एक ड्रीम में चला करती थी, सोफिया उसकी बात नहीं माना करती। सोफिया डज नॉट लिसन। सोफिया हैज़ गो टू, सोफिया के 2 भाई थे, लिव और अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी, और घर भी इतना ऐसा था कि अगर खाना बन रहा होता है तो उसकी जो स्मोक है वो चोक कर देता है, घर को पूरा ब्लॉक कर देती थी, कहीं से हवा निकलने की भी जगह नहीं रहती थी, ठीक है। सी डज नॉट है शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग, मतलब उसे शर्म भी नहीं आती इतने बड़े बड़े सपने, इतने झूठे झूठे सपने देखने में। हाउएवर हर पेरेंट्स डू नॉट पे, जब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है तो पेरेंट्स भी कहाँ तक पे करेंगे, और जब तक वो बड़ी भी नहीं थी। दे हैव ऑलरेडी फेसिंग द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, थस दे डू नॉट बिलीव इन द फैंटेसीज, उसके माँ बाप कभी उसके भरोसा नहीं करते थे। सोफिया एल्डर ब्रदर, सोफिया के बड़े भाई का नाम था जियोफ। अब ये जियोफ जो था, एक आपने देखा होगा बड़े भाई के अंदर एक मैच्योरिटी लेवल रहती है, वो कम बात करता है, मतलब गुमसुम रहता है, लड़कों की तो आदत ही होती है ऐसा रहने की। तो ये उसको देखती थी, वो सोचती थी अरे मेरा बड़ा भाई तो शायद बिजनेसमैन ही बड़े बड़े लोगों में रहता है, तभी तो इसमें एटीट्यूड है, बड़े लोगों में बैठता है। अगर मैं इसके जो कंपनी है बड़े लोगों की उसमें शामिल हो गई तो मेरे साथ भी मैं भी एक दिन मैनेजर बनूंगी वगैरह वगैरह। कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग होती होगी, कितना स्टैंडर्ड बढ़ जाता होगा, ये सब सोचती थी। जबकि जियोफ था एक वो पर्सनल आदमी था, वो अपने में मतलब रखता था, दूसरे में मतलब नहीं रखता था, ठीक है। फर्दर मोर, मतलब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर थे अपन, हाँ, दे ऑलरेडी फेसिंग द हार्श रियलिटी जेलिसी। हाँ ये था जियोफ, हु इज अ टॉल स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम, रिमेन रिजर्व्ड बॉय था, वो अपने मतलब रखता था। शी इज शॉर्ट ऑफ फ्रेंड बाई एल्डर ब्रदर से सोचती रहती थी कि भाई कितना मतलब कितने अच्छे लोगों में बैठता होगा, थिंकिंग करती रहती थी। फर्दर मोर वी लर्न द सोफिया इज ऑलवेज अ फैंटेनाइजिंग अबाउट एंग, हाँ, और उसका एक क्रश भी था, एक क्रश कह सकते हो, जो था फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी। इस स्टोरी में इनका भी एक मेन रोल है, डैनी कैसी जी का। ये एक इरिश के फुटबॉल प्लेयर हैं। सी सीन हिम प्ले नंबर ऑफ मैचेस, कुछ इसने मैचेस उनके देखे हैं। अब क्या होता है, मैं स्टोरी को समझाता हूँ। तो ये जियोफ की जो वो थी ना कंपनी, जियोफ की ओवर वाली माइंडेड कंपनी, उसमें ये सोचती है मैं जुड़ जाऊँ, तो जियोफ से ये झूठ बोलती है कि भाई पता तेरे को आज मेरे को डैनी कैसी मिला, ये भाई जो फुटबॉलर इरिस, तो वहाँ पर मैंने उससे तुम्हारे लिए एक ऑटोग्राफ मांगा कि मेरा भाई है उसका ऑटोग्राफ दे दो, पर डैनी कैसी ने मना कर दिया क्योंकि तब उसके पास भी पेन नहीं था, मेरे पास भी पेन नहीं था। तो उसने कहा मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा। अच्छा भाई ऐसा हुआ। उसका जियोफ जानता था इसकी ऐसी आदत है। फिर जियोफ कहता है कि उसके वो तो डैनी कैसी, उसके पास लड़कियों की कमी थोड़ी ना होगी, वो तुझसे क्यों बात करेगा। तो फिर वो सोफ़ी कहती नहीं भाई वो कह रहा था मैंने तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, इतनी अच्छी वगैरह वगैरह बात बताती, और कहती अगली बार मैं जाऊँगी तो मेरे भाई जियोफ के लिए ज़रूर ऑटोग्राफ मांग के लाऊंगी। और ये जियोफ को क्यों मक्खन लगा रही होती, उसकी मतलब उसके जो मन में था कि मेरा भाई इतना बड़ा बिजनेस माइंडेड है, उसके पास ये है, उसकी ऐसी मीटिंग होती रहती है, तो उसमें जुड़ने के लिए झूठ बोलती है, ठीक है। फर्दर मोर, ठीक, हाउएवर एज ए सोफिया इज अ गुड एंड इमर्जिंग हिमसेल्फ इन फैंटेसी लैंड, खुद का ही दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। सी स्टार्ट डिस्क्राइबिंग लाइफ इन डिटेल थस अपॉन दिस जियोफ विशिंग। जियोफ भी जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जियोफ अपनी दोस्त को बता देता है, दोस्त उसको जेंसी को बता देती। जेंसी उससे सोफिया से कहती है तुम सच में डैनी कैसी से मिली थी, तो सोफिया काफ़ी गुस्सा हो जाती कि मेरे भाई ने इसको कैसे बता दिया। और जेंसी मुँह बक्के ने ऐसा समझ के कहती है। उसके बाद बहुत सी आगे बातें होती, फिर आखिरी में जाके ये जो सोफिया है वो एक मन में बना लेती कि मेरे से डैनी कैसी एक गार्डन में मिलने आएगा, जहाँ पर लवर पॉइंट कहा जाता था, एक तरह से लवर पॉइंट मान सकते थे। तो वहाँ पर ये जाती हैं, पर डैनी कैसी आते ही नहीं, क्योंकि डैनी कैसी से ये कभी आज तक मिली ही नहीं थी। केवल मैचेस में उसको दूर से देखा था। डैनी कैसी क्रश था, पर आज तक उससे मिली नहीं थी। पर जो अपने मन में फैंटेसीज मना रखी थी, ड्रीमी लैंड जो थी, वो सब टूट जाते हैं। डैनी कैसी से मिलने नहीं आता है। कंक्लूजन ऑफ द गोइंग पैलेस क्या है? To some of going places someday we learn about the narrative fantasies of teenager, how reality make it harder। मतलब रियलिटी ये है कि जितने जैसे झूठे सपने नहीं देखने चाहिए, सपने उतने ही देखने चाहिए जितनी हकीकत हो। क्वेश्चंस, ये बात कड़वी लग सकती है पर सपने एक लिमिट तक आप समझिए स्टोरी को। व्हाट वाज द सोफिया अल्टीमेट ड्रीम? सोफिया का अल्टीमेट ड्रीम था क्या? ओन बुटीक का, खुद का बुटीक खोलने का, जबकि बिस्किट फैक्ट्री में काम करती थी।
हाउ टू जेंसी डिफर फ्रॉम सोफिया, जेंसी सोफिया से कैसे डिफर थी, वो प्रैक्टिकल गर्ल थी और लेवल हेडेड गर्ल थी, वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा भरोसा करती थी ना कि थिंकिंग में। व्हाट इज अ सोफिया एल्डर ब्रदर जॉब लाइक, सोफिया का एल्डर ब्रदर जॉब लाइक कैसा था, रिजर्व एंड मिस्टीरियस था, टॉल स्ट्रॉन्ग हैंडसम तो था, उसकी बात कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं की, कैसा था, रिजर्व और मिस्टीरियस था उसको लगता था, ठीक। हु इज अ सोफिया ऑलवेज फैंटेसिंग अबाउट, सोफिया किसके बारे में ज़्यादातर सोचती थी, फुटबॉल प्लेयर नेम डैनी कैसी, जो कि स्टोरी के मेन है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, माई मदर है 66 की तरफ, तो समरी है इस स्टोरी की, चलिए बात करते हैं। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे हमें माँ बाप से जैसे छोटे पे हमें डर लगता था कि माँ बाप कभी हमको छोड़ के ना चले जाएं, पर ये एक रियलिटी है जो इस संसार में आया है, उसको एक ना एक दिन जाना ही, एक बहुत ट्रुथ रियलिटी है। और इसके बारे में कभी भी आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचूँ, कभी सोचो डर सा लगता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से माई मदर है 66 को बताया, जिसकी ऑथर है हमारी कमला दास जी। तो इस स्टोरी में ये बताते हैं कि जो कमला दास जी कोचिंग लौट रही होती हैं और एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं, वो अपनी ड्राइव कर रही होती हैं कार को, तो वो मदर की तरफ देखती हैं, मदर उनकी थोड़ा सा आराम कर रही होती हैं, जो बगल वाली सीट रहती है ड्राइवर के मुँह। और कभी भी देखा होगा तो बूढ़े लोग थोड़ा सा मुँह खोल लेते हैं, उससे सांस लेते हैं, तो वो देख रही होती है कि जो हमारी मदर है उनकी डलनेस कितनी होती जा रही है, मतलब दिन प्रतिदिन उन पर एज आ रही है, बूढ़ी होती जा रही हैं, उनकी एज आ रही है, डल हो रही हैं, धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ आ गई हैं, उनका मुँह लटक सा गया है, अलग सी दिखने लगी हैं। उसके बाद वो थोड़ी सी डिप्रेस होने लगती है मदर को देख के कि छोटे पे मैं सोचा करती थी कि माँ को खो ना दूँ, और आज ऐसा लगता है कि माँ को मैं बहुत जल्द, मतलब ऐसा होता है कि माँ छोड़ के जा सकती है मुझे। कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती है, यही सोच रही होती है। उसके बाद वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती है, तो बाहर की तरफ देखती है, बाहर की तरफ देखती कि पेड़ भाग रहे हैं, कितने इंजॉयबल है बाहर मूवमेंट, बच्चे खेल रहे हैं, कितना अच्छा। और जब बच्चे खेल रहे हैं तभी ये अपने चाइल्डहुड का याद करती है कि माँ जैसे नहीं मिलती तो मैं कितना वैसा उदास थी। उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, एयरपोर्ट पर माँ को एक खुशी वाली स्माइल देती, पर अंदर एक डिप्रेशन था, पर बाहर जा रहे हो माँ को, अगर तुम खुशी खुशी नहीं जाओगे तो माँ को और टेंशन होगी। तो ये अम्मा को अच्छी स्माइल देती हैं, ये कहती हैं सी यू सून अम्मा, ये तो बोल देती हैं बहुत आराम से, पर उनके मन में भी कष्ट रहता है कि अम्मा से क्या मैं दोबारा मिल पाऊंगी कभी, मैंने ये बोल तो दिया सी यू सून अम्मा, पर मैं क्या मिल पाऊंगी। और यहाँ पर बहुत सी बातें की गई हैं कि जैसे जो सर्दियों में मून होता है उसकी चमक खोने लगती है, आगे फॉग होता है, बहुत सी धुंध होती, तो उसमें चमक खो जाती है, ऐसे बूढ़े लोग होते धीरे धीरे शाइनिंग खो जाती। कंक्लूजन ऑफ द माई मदर 66 का है, To conclude, my mother is 66 summary revolves around the beautiful relation between the poet and her mother. मदर और बच्ची का प्यार है। Summary says the advantages age of mother and author fear of separation, मतलब उनसे बिछड़ने का डर। This separation short poem touches upon the beautiful bond between mother and daughter का beautiful bond दिखाया गया इस स्टोरी में। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द पैसेज द ऑथर कंपेयर द मदर अपीयरेंस टू मदर की अपीयरेंस किससे करती है, मदर से किस बात से उसे डर लगता है, कौन वे, फियर ऑफ सेपरेशन, खोने का। दिस सीन फ्रॉम द कार विंडो, रेप्टाइल्स कार विंडो से जब वो बाहर की तरफ देखती हैं तो क्या देखती, पेड़ होते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करने लगती हैं, ठीक है। The poet feel the pain of separation as she say goodbye to her mother, comparing her mother to late night moon of winter और convey of sadness और hurt, क्योंकि मून की जो वो खो जाती है चांदनी, वो एक उनको दुख देता है, जैसे मदर धीरे धीरे बूढ़ी होता है। डिस्पाइट फीलिंग सैड द पोएट हाइड्स हर टीयर एंड स्माइल ऑफरिंग हर फेयरवेल टू हर कॉन्वे ऑफ होप्स एंड स्ट्रेंथ की मदर से मैं अगली बार दोबारा से मिल पाऊँ। और गाइस एक और बात कहनी थी, ऐसे ये जो नोटिफिकेशन आप ऊपर देख पा रहे हो किसी भी ऐप की आ रही हैं, इसको हम लोग जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत काम कर रहे हैं इस पर, हम लोग अपना प्रोजेक्ट बड़ा कर रहे हैं। आप जैसे कि आप देख पा रहे हो आज एक अच्छे से लिख भी पा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है गाइस, अपना सपोर्ट बस दिखाते रहिएगा, हम लोग बहुत जल्द आपके लिए बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, जो हमारी आज वन शॉट सीरीज़ या मैराथन सीरीज़ में आखिरी होने वाला है, एलिमेंट्री स्कूल स्लम, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इस स्टोरी में बात की गई क्लासरूम की, इस स्टोरी में बात की गई क्लासरूम की जो स्लम एरियाज़ में होते हैं, मतलब क्लासेज जो होते हैं छोटे मोटे, स्लम एरियाज़ मतलब नीचे मतलब लो कास्ट वाइज नहीं कह सकते, मतलब जहाँ गरीब बच्चे मान लो स्टडी करते हैं, और स्लम एरिया अच्छा एरिया नहीं होता है, वहाँ पर सोर्स नहीं पहुँच पाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट चीज़ें नहीं पहुँच पाती, तो ऐसे एरियाज़ की बात की गई कहाँ पर, वहाँ पर इस बच्चे कैसे होते हैं, उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कितनी कमी होती है उनकी बॉडी में, वगैरह वगैरह चीज़ों की बात की गई है। स्कूल्स की बात की गई कि जो स्कूल्स की दीवारें हैं, 4 दीवारों में हर जगह पोस्टर चिपके, इतने गंदे गंदे पोस्टर हैं, 4 पोस्टर चिपके, जिनमें एक शेक्सपियर का पोस्टर है, एक वैली का पोस्टर है, एक वर्ल्ड मैप है, वहाँ पर दिखाया जाता है, पर दीवारें इतनी गंदी हैं। बच्चों की बात की गई, बच्चों को कैसे पढ़ाई नहीं मिल पाती है,
पूरा सब बताया गया कि स्कूल का माहौल कैसा नहीं उनको मिल पाता है और कहाँ पर जो गवर्नमेंट्स बात करती है वहाँ तक पहुँचाने वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है वगैरह वगैरह, पूरी स्टोरी की बात की गई है। तो कंक्लूजन ऑफ एलिमेंट्री की बात करें तो कंक्लूडेड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम समरी टेल अस अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, द स्कूल आर वेरी पुअर इन कंडीशन, द फ्यूचर ऑफ दीज किड्स आर इन डार्क साइड में। यार अगर बच्चे को तुम एक बात बताइए, बच्चे को अगर तुम ABCD सिखा रहे हो तो ABCD उसे डंडे मार के थोड़ी ना सिखाओगे, प्रैक्टिकल भी तो करके बताना पड़ेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, मतलब एक प्रैक्टिकल रहता है और वहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, इतना पुअर कंडीशन है वहाँ पर, हाइजीन का ख्याल नहीं, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। इनकी जो फ्यूचर कंडीशन डार्क में है, किड्स इन डार्क। द स्टोरी ऑल्सो टीचेज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड द वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स दैट वी हैव मैनी डू। मतलब यहाँ पर एजुकेशन की बात की गई कि आप लोग जो पढ़ पा रहे हो आप बहुत खुशनसीब हो, आप अपने पेरेंट्स की तरफ देख के उनका एक शुक्रिया किया करिए दिल से, और उन्हें रात में ज़रूर शुक्रिया बोला करिए कि माँ बाप आपकी वजह से और भगवान आपकी वजह से हम लोगों की ये कुछ मिल पा रहा है। ऐसा तो कुछ लोगों को नसीब भी नहीं होता। जो अपन लोग पानी को वेस्ट करते हो तो पानी भी कुछ लोगों को नसीब नहीं होता। अपन पीने वाले हैं, अपन कहने वाली बात नहीं है, एक नसीब, हाँ नसीब बोलेंगे, इस जगह पे नसीब वाले हैं कि अपन को पानी पीने का मिल रहा है, खाना खाने को मिल रहा है, कुछ लोगों को ये भी नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में पहला है व्हाट द कंडीशन टू द स्टूडेंट इन क्लासरूम में क्या कंडीशन थी? क्लासरूम में अनवेलकम था, डिप्रेशन था, बच्चों के चेहरों पे ही दिख रहा था कितना अच्छा स्कूल है, ठीक है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम वॉल्स, क्लासरूम की वॉल्स कैसी थी? क्लासरूम की वॉल्स मल्टीपल चार्ट्स और इमेजेस से कवर्ड थी, ठीक है। अब ऐसे ही था और यही है चैप्टर। अब आखिरी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग वन शॉट या मैराथन में कवर करेंगे कीपिंग क्वाइट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर टाइगर एंड पोएट्स एंड पैनकेक। और आज की मोटिवेशन है सफलता तक पहुंचने के लिए असफलताओं के रोड से गुजरना पड़ता है।